Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, we are going to study 8th standard history portion chapter number 2. Okay, so let's open the chapter number 2. Okay, dear students, the chapter number 2, establishment of rule of East India Company in India. About this chapter we have studied the many major portions. Okay, the page number 10, 11, 12, 13, okay, and some portion of the 14 we already have studied. Okay, so you can do one thing, you can read this chapter once again. Okay, well, in the last video we had reached over here and where we had seen the in 1798 when the Lord Wellesley came as a Governor General of India, he brought one policy, okay, introduced one of the policy to India that was named as subsidiary, okay, subsidiary treaty. Okay, subsidiary treaty, it was a new system that just blow in India और उन्होंने इतिहास के बहुत सारे चैप्टर्स को बदला. ठीक है, और उस समय कौन कौन से मेजर पर्पस थे उस ट्रीटी के, ठीक है, उसे पहले ही बताया गया है. टू प्रोटेक्ट द रिस्ट्रिक्टेड एरिया अंडर द कंपनी, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया थे जहाँ पर कंपनी नहीं जा सकती थी उस एरिया को प्रोटेक्ट करना. ओके, टू मेक द बैरिकेड्स ऑफ ट्रस्ट वर्दी इंडियन स्टेट्स अराउंड द कंपनी रूल्स, ठीक है, और बैरिकेड्स रेडी करना. ठीक है, इंडियन जो स्टेट्स थे, जो ट्रस्ट वर्दी इंडियन स्टेट्स थे, उनके चारों तरफ बैरिकेड्स रेडी करना. ठीक है, वेल, हाउ विल ब्रिटिश गेट सक्सेस इन देयर पर्पस थ्रू सब्सिडरी ट्रीटी डिस्कस. ओके, सो हम यहाँ तक बात कर चुके थे. चलिए अब आगे हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रीटी. ठीक है, जो सब्सिडरी ट्रीटी जो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया हुआ था इंडिया में एज अ न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके कौन कौन से टर्म्स थे. ठीक है, तो लुक एट दिस साइड. द फर्स्ट वन, स्टेट्स विच साइंड द ट्रीटी वर बाउंड टू कीप ब्रिटिश सोल्जर्स अराउंड एंड लुक आफ्टर द ट्रॉप्स. जो भी सब्सिडरी ट्रीटी इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे जो अलग अलग रूलर्स के द्वारा रूल आउट किए जा रहे थे, अगर उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में सब्सिडरी ट्रीटी किया हुआ था तो वो पहला कंडीशन ये था उस ट्रीटी में कि वहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स उस स्टेट में रहेंगे. ठीक है, और उसकी देखरेख ब्रिटिश सोल्जर्स करेंगे. वेल, टू रिमूव यूरोपियन सोल्जर्स अदर देन इंग्लिश फ्रॉम द आर्मी. ठीक है, यूरोपियन सोल्जर्स को हटाकर इंग्लिश आर्मी को पुटअप करना, ये ट्रीटी का दूसरा कंडीशन था. ठीक है, वेल, इट वॉज नेसेसरी टू कीप एन इंग्लिश मैन एज रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव विद हुज एडवाइस द रूलर्स शुड फॉलो इन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, वेल, एडमिनिस्ट्रेशन जो अलग अलग स्टेट थे जिसके एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के किंग्स के हाथ में था. ठीक है, राजपाट जो किंग के हाथ में था, उस राजपाट में उस एडमिनिस्ट्रेशन के रूलिंग के टाइम पे इंग्लिश का कोई व्यक्ति, ठीक है, इंग्लिश आर्मी का कोई एक पर्सन वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ज़रूर रहेगा. ठीक है, ओके, ताकि जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, जो भी नए रूल्स लागू किए जा रहे हैं, राजा के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी को पता चलती रहें. परमिशन फ्रॉम इंग्लिश ऑफिसर्स वॉज नेसेसरी बिफोर साइनिंग एनी मोनोपोली ट्रीटी विद अदर कंट्रीज और स्टेट. ठीक है, जितने भी स्टेट्स जिन्होंने ट्रीटी साइन किया हुआ था, अगर किसी भी दूसरे कंट्री से या दूसरे स्टेट्स से किसी प्रकार की कोई ट्रीटी करते तो उस समय उस ट्रीटी को करने से पहले इंग्लिश परमिशन लेना जरूरी हो गया था. वेल, ठीक है, तो वहाँ पर इंग्लिश ऑफिसर जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक कोई भी सब्सिडरी ट्रीटी का स्टेट किसी दूसरे स्टेट या कंट्री से, ठीक है, किसी प्रकार का कोई ट्रीटी नहीं कर पाएगा, कोई भी दूसरी संधि नहीं कर पाएगा. राइट, एनुअल टैक्स वाज टू बी पेड टू द कंपनी. ठीक है, और प्रत्येक स्टेट जिसने सब्सिडरी ट्रीटी लिया हुआ है उसे एनुअल टैक्स भी कंपनी को पे करना होगा. दीज ऑल वर द टर्म्स एंड कंडीशंस of the company, okay, related to that treaty. Well, then what happened? Lord Wellesley started the subsidiary treaty with the Nizam of Hyderabad. सबसे पहले जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ ट्रीटी हुआ, नवाब ऑफ अवध, ओके, नवाब ऑफ अवध के साथ भी ट्रीटी हुआ. बट ही फोर्स्ड मैसूर टू साइन द ट्रीटी बट टीपू सुल्तान रिफ्यूज टू इट. ठीक है, टीपू सुल्तान ने वो ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया. इसी वजह से ब्रिटिशर्स अटैक्ड मैसूर इन 1799. ओके, 1799.
ठीक है, ओके। और उस समय उन्होंने फिर क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया और वहीं पर एंग्लो मैसूर का चौथा युद्ध हुआ। ओके, फोर्थ वॉर बिटवीन एंग्लो मैसूर, फोर्थ वॉर, एंड इन विच टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एंड इंग्लिश रिटर्न्ड, और टीपू सुल्तान की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन फोर्थ मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर द टीपू सुल्तान डाइड। ओके, वेल इंग्लिश रिटर्न द स्टेट टू द Naudiyar rulers who were their previous administrators whom Hyder Ali had replaced and ruled Mysore for a long time। ठीक है, जो मैसूर का जो राज्य था, ठीक है, जिसे हैदर अली ने उसके पहले के शासक, ठीक है, नौदियार, जो नौदियार पहले वहाँ शासक हुआ करते थे, उनको हैदर अली ने हराया था और उसके बाद फिर मैसूर में राज किया था लंबे समय तक। वापस अंग्रेजों ने नौदियार्स को ही क्या कर दिया, ठीक है, वापस उन्होंने उन्हें रूल करने के लिए प्लेस दे दिया। आफ्टर साइनिंग सब्सिडी ट्रीटी विद दैम ही इस्टेब्लिश्ड हिज सीक्रेट लॉर्डशिप ऑन मैसूर। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया। ट्रीटी साइन करने के बाद वहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सीक्रेट लॉर्डशिप भी मैसूर में स्टेबल कर दिया। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Likewise, Karnataka, Tanjore and Surat etc. came under British rule in this process, and subsidiary treaty के process से ही कर्नाटका, तंजौर और सूरत को भी ब्रिटिश ने अपने अंडर रख लिया। अंडरस्टैंड? देन तुषार आस्क्ड, वहाँ पर एक जो स्टूडेंट है तुषार, वो पूछते हैं, सर आफ्टर दैट डिड इंग्लिश कैप्चर होल इंडिया? क्या इस ट्रीटी के बाद, इस प्रोसेस के बाद क्या पूरे इंडिया में इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया? देन व्हाट इज द रिप्लाई? टीचर, नो, द लास्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स वर द मराठास। मराठास वर engaged in family conflicts which gave a good opportunity to Lord Wellesley to present the proposal of treaty in front of Marathas। ओके, उस समय नहीं, टीचर्स ने कहा नहीं, मराठास ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में थे, बट उस समय ऑन दैट टाइम दे वर जस्ट फाइटिंग, दे वर इंगेज्ड इन अ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, उनके घर परिवार में ही कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी। दैट वाज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉर्ड वेलेस्ली। दिस इज वाई द लॉर्ड वेलेस्ली पुट अ प्रपोजल ऑफ ट्रीटी इन फ्रंट ऑफ द मराठास। मराठास के सामने बोले कि भैया ठीक है, काम करो, ट्रीटी का आपके पास प्रपोजल है। इन 1802 as Peshwa Bajirao II of Basin signed the treaty and accepted the British norms। ध्यान रखेंगे 1802 में, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकेंड ने ये ट्रीटी साइन किया, ठीक है, और ब्रिटिश नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया। इन बिटवीन 1802 to 04 ब्रिटिश फॉट वॉर विद सिंधिया एंड भोसले एंड कैप्चर्ड दीज प्लेस ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि बाजीराव सेकेंड ने जैसे ही ट्रीटी साइन किया तो वो ब्रिटिशर के साथ चले गए। अब ब्रिटिशर्स के साथ जाने के बाद फिर अब इनकी लड़ाई किससे होने लगी? ठीक है, तो 1802 to 1804 तक ब्रिटिश की लड़ाई चलती रही सिंधिया एंड भोसले लोगों से। ठीक है, ओके, सिंधिया एंड भोसले, और उनको भी जीत कर ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला लिया। बट 1804 to 1805 ब्रिटिश एंड होकर, ठीक है, हॉलकर, ब्रिटिश एंड होलकर फॉट एंग्लो मराठा वॉर थर्ड, तीसरी बार एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर किसके बिटवीन हुआ था? हॉलकर एंड ब्रिटिशर्स। कब? 1804 to 1805। ओके, विच हॉकर्स वर डिफीटेड एंड दे हैड टू सफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस। और उस युद्ध में हॉलकर्स हार गए थे। ठीक है, हॉलकर्स के हार की वजह से उन्हें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटिशर्स फोर्स्ड सिंधिया एंड गायकवाड़ टू साइन द ट्रीटी, और उसी बीच में ब्रिटिशर्स ने सिंधिया को और गायकवाड़ को भी, जो कि वहाँ के रूलर्स थे, उनको साइन करने के लिए बोल दिया। ओके, वेल आर्या आस्क्ड, आर्या पूछती है, डिड ऑल स्टेट्स एग्री टू साइन द ट्रीटी? क्या सारे के सारे स्टेट्स वो सब्सिडरी ट्रीटी साइन करने के लिए रेडी हो गए? टीचर, then reply, no, that was not so. Due to these insulting treaty, Marathas felt insulted and their self-respect arose once more and they decided to fight one more battle. टीचर ने कहा नहीं, ये एक प्रकार से एक इंसल्टिंग ट्रीटी थी, इसलिए मराठास ने बोला कि नहीं, ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक और लड़ाई लड़ी जाएगी। दस एंग्लो मराठा वॉर फोर्थ,
ध्यान रखेंगे एंग्लो मराठा जो तीसरा लड़ाई था एंग्लो मराठास के बीच में, फोर्थ टाइम, ठीक है, वो घटित हुई कब, 1817 to 1818। ओके, वेल, कॉलिजन फोर्सेस ऑफ पेशवा, collision forces of Peshwa, Holkar and Bhosle had to face defeat in front of English which led to end of the Marathas dynasty। और उस युद्ध में पेशवा, होलकर और भोसले सभी को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है, और उस घटना के बाद पूरे तरीके से मराठा डायनेस्टीज का अंत हो गया। वेल, नेक्स्ट, हेस्टिंग एंड विलियम बेंटिक, ठीक है, हेस्टिंग एंड विलियम बेंटिक वर अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के नए गवर्नर जनरल किनको किनको बनाया गया, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग एंड विलियम बेंटिक, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग एंड विलियम बेंटिक, ये जो थे नए गवर्नर जनरल बनाए गए, कहाँ के, बंगाल के। दे अप्लाइड अ रिफॉर्म्ड सिस्टम ऑफ वॉर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेथड टू एडमिनिस्टर द कंट्री, ठीक है, और उन्होंने एक नया रूल यहाँ पर लागू किया, ठीक है। अब वो बोले कि नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, रिफॉर्म्ड सिस्टम ऑफ वार, उन्होंने सिस्टम ऑफ वार को उन्होंने चेंज किया, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेथड्स को वहाँ पर अप्लाई किया। अंडरस्टैंड वेल। तो ये था जर्नी किसका, ब्रिटिशर्स के इस्टेब्लिशमेंट का। अब देखिए किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हुआ। ओके, वेल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अरबब आस्क्ड, सर एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी को सर प्लीज एक्सप्लेन करिए। तो टीचर बोलते हैं विलियम बेंटिक, ठीक है, हु वाज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, ओके, हु हैज अपॉइंटेड इन बंगाल। विलियम बेंटिक इज, ठीक है, रिकॉन्ड एज अ रिफॉर्मर गवर्नर जनरल, ठीक है। विलियम बेंटिक को एक रिफॉर्मर जनरल गवर्नर का नाम दिया गया, ठीक है, वो हमेशा बहुत ही चीज़ों के सुधार का उन्होंने काम किया था। एज ही वॉज द बिलीवर्स ऑफ पीस इंस्टीड ऑफ वॉर। विलियम बेंटिक जो है बिलीवर्स थे, बोलते हैं वो पीस पे बिलीव करते थे, ना कि वॉर पे, ठीक है। ओके, ड्यू टू कॉन्स्टेंट वॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंपनी वॉज अनस्टेबल एंड डिसेबल्ड। लगातार कई सारे कंपनी को युद्ध करने पड़े थे, राइट। तो कई सारे युद्ध और लगातार युद्ध की वजह से कंपनी क्या हो गई थी, अनस्टेबल हो गई थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सो ही टूक द चेंज टू रिवाइव द कंडीशन ऑफ कंपनी। इसलिए उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस करने का डिसीजन लिया और उन्होंने कंपनी कंडीशन सुधारने की कोशिश की। ही decreased the number of soldiers from troops and cut short annual expenses of administration। इसलिए उन्होंने अपने सेनाओं से जो टुकड़ियां थी उसमें से सोल्जर्स कम कर दिए, एनुअल एक्सपेंसेस जो था उसको कम कर दिया। इंडियंस वर अपॉइंटेड एज हाई ऑफिशियल्स, और भारतीयों को वहाँ पर अपॉइंट किया गया बड़े अधिकारियों के रूप में। फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ही यूज द पॉलिसी ऑफ टोडरमल, ठीक है। और ध्यान रखेंगे टोडरमल पॉलिसी किसने लाया था, टोडरमल सिस्टम ऑफ कलेक्शन कौन लाया था, तो विलियम बेंटिक, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक नया सिस्टम जो लेके आया था, नई पॉलिसी थी टोडरमल, ओके, सिस्टम ऑफ कलेक्शन। वेल, एंड फिक्स द टैक्सेशन फॉर 30 ईयर्स, और उन्होंने 30 साल के लिए टैक्स को भी फिक्स कर दिया, ठीक है, ना तो टैक्स कम होगा ना ज़्यादा होगा। ही टुक स्पेशल केयर टुवर्ड्स द सोशल इविल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, एंड फॉर्म्ड लॉ ऑफ एबॉलिश ऑल डिजीज। उन्होंने देखो सामाजिक सुधार के बहुत सारे काम किए। उस समय जो सती प्रथा था उसका उनको बंद किया, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह को उन्होंने बंद कराया, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस जो होते थे उसको उन्होंने बंद कराया, और उन सभी को बंद कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। ही मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, ध्यान रखेंगे विलियम बेंटिक ने ही इंग्लिश मीडियम स्कूल को चालू किया था, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, वेल, कौन से गवर्नर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल को इस्टेबल किया था, तो विलियम बेंटिक। ओके, वेल, ही इस्टेब्लिश्ड अ मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता, उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी बनवाया कोलकाता में। इन 1831 ही पास्ड अ लॉ एंड इन दैट ही propounded eligibility of Indians to take चार्जेस एज हायर ऑफिशियल्स, और उन्होंने एक नया नियम भी बनाया 1831 में, ठीक है, एक नया नियम उन्होंने पास किया,
ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियंस, भारतीयों की योग्यता के विषय में, ताकि वो क्या कर सकें, बड़े ऑफिशियल्स चार्ज ले सके। ही कंस्ट्रक्टेड नेशनल हाईवेज एंड ब्रिजेस, विलियम बेंटिक ने कई सारे नेशनल हाईवेज बनवाए, ठीक है, और बहुत सारे ब्रिज भी बनवाए, बहुत सारे पुल बनवाए। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मराठास, ब्रिटिशर्स वर एबल टू कैप्चर कंप्लीट इंडिया एक्सेप्ट फ्यू प्लेस ऑफ पंजाब एंड सिंध। ओके, मराठाओं के डिक्लाइन होने के बाद, कमज़ोर होने के बाद, ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरे इंडिया में राज किया, सिर्फ पंजाब और सिंध के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। ओके, एंड बाय द एंड ऑफ 1880, और 1880 के अंत तक, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए टाइगर शेप्ड ओपनिंग माउथ ऑफ आर्टिलरी टैंक ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पास इस प्रकार का एक टैंक हुआ करता था डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड लुक एट दिस इज द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ऐसे दिखते थे। ओके, इन्होंने ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ी थी। ओके, वेल, और उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी 1799 में। ओके, वेल, नाउ लेट्स टर्न द पेज। ओके, and by 1880 agitations against the company was almost finished. At the time England and Russia were rivals. Britishers were afraid that Russians might enter India through Afghanistan. Okay, Sindh was adjacent state of Afghanistan, so the Amir of Sindh was forced to sign subsidiary treaty, and at last Sindh came into the hand of Britishers. Okay, in the same way Punjab was a strong state under the leadership of Ranjit Singh, but after his death Britishers attacked Punjab in 1849 and captured it. You know 1880 के तक में ब्रिटिशर्स जो कंपनी थी उसका जो विरोध था वो इंडिया में लगभग बंद हो चुका था, और उस समय केवल रशियन एंड ब्रिटिशर्स ये केवल राइवल्स हुआ करते थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को इस बात का डर था कि रसिया हो सकता है कि इंडिया में अफगान के रास्ते से आ जाए। ठीक है, क्योंकि सिंध जो था अफगान का एक रास्ता हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पर से आ सकते थे। सो दिस इज़ वाई आमिर ऑफ सिंध, जो सिंध के जो समय के शासक थे, उनको सब्सिडियरी ट्रीटी के लिए फोर्स किया गया। ठीक है, ताकि वहाँ पर से रसियन ना आ सके अंदर। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को सिंध का प्रांत मिल गया। इसी तरीके से पंजाब में भी ट्रीटी के लिए फोर्स किया गया, बट रंजीत सिंह ने मना किया, और रंजीत सिंह के मना करने के बाद जब उनके डेथ के बाद फिर पंजाब ने री अटैक किया पंजाब के ऊपर, और 1849 में पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। ओके, ऑन दोज डेज लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखेंगे, ऑन दोज डेज लॉर्ड डलहौजी वॉज द न्यू जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी बने थे जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया। He adopted tyrannical policy and dominated the states of India. उन्होंने उस समय एक हड़प नीति, डलहौजी की जो एक नीति थी हड़प नीति, ठीक है, टायरानिकल पॉलिसी उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, लागू किया था, एंड डोमिनेटेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स को डोमिनेट भी किया। ही फोर्स द डिफरेंट स्टेट्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज 3 पॉलिसीज़ विच वर नोन एज डलहौजी पॉलिसी इन इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने पूरे देश में जितने भी स्टेट्स थे सभी को फोर्स किया था अपनी 3 पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, और वो तीनों पॉलिसीज डलहौजी पॉलिसी के नाम पे भारतीय इतिहास में जानी जाती है, डलहौजी पॉलिसीज। ओके, सो नाउ लेट्स नो अबाउट द डलहौजीज एनेक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, डलहौजी की कौन कौन सी पॉलिसीज है, चलिए इसे जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन, Doctrine of lapse means those kings who do not have their own successors or had adopted children would not get the right to rule their states. Those states were captured by English. Okay, वे सभी राज्य जहाँ पर, ठीक है, एक ऐसा सिद्धांत लागू किया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि यदि अगर किसी राजा के पास उसके स्वयं की संतान नहीं है, यदि अगर उसने किसी संतान को अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो उस स्टेट को नहीं रूल आउट कर पाएंगे। ठीक है, और उसे इंग्लिश कंपनी रूल आउट करेगी। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपने रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध देखा होगा। ओके, वेल, कैप्चरिंग ऑफ दोज स्टेट्स विच हैड पुअर गवर्नेंस, जिस राज्य की जो राज्य व्यवस्था खराब है, सही नहीं है, उसे इंग्लिश आर्मी, अपने ब्रिटिश आर्मी अपने कैप्चर में ले लेगी। नेक्स्ट, ऑथराइजिंग द स्टेट्स
थ्रू वॉर, ठीक है। और जो राज्य अगर नहीं होंगे तो उसे हम वॉर के थ्रू क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। थ्रू दिस पॉलिसी ही एसिमिलेटेड, इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने कितने सारे स्टेट्स को कवर किया, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट्स को मिला लिया, सतारा, ठीक है, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर एट्सेट्रा। बाय हिज सेकेंड पॉलिसी ही एसिमिलेटेड, ठीक है। अपनी पहली पॉलिसी में इतने सारे स्टेट्स को उन्होंने मिलाया, एंड ठीक है, एंड बाय हिज सेकेंड पॉलिसी एसिमिलेटेड अवध, अवध चूंकि उस समय पुअर हुआ करता था, ठीक है, तो पुअर गवर्नेंस की वजह से अवध को उसने अपने पॉलिसी में मिला लिया। एंड बाय विनिंग द बैटल अगेंस्ट पंजाब, और तीसरे नंबर पे या तो ये दोनों कंडीशंस मानो ऊपर की, या फिर आप सीधे लड़ाई कर लो, तो पंजाब को उन्होंने थर्ड कंडीशन से जीता। इट वॉज ऑल्सो एसिमिलेटेड अंडर द ब्रिटिश रूल, ओके, पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी सम रिफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन टूक प्लेस, ठीक है। और उस समय कुछ कुछ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव भी देखने को मिले थे। लुक एट डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट रेलवे ब्रिज बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, बॉम्बे और थाने के बीच में ब्रिटिश टाइम में बनाया हुआ ये ब्रिज था, ओके। यहाँ पर देखिए अब ट्रेन भी चल रही है। वेल कम ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Such number of reformations took place, such as the establishment of postage, telegrams, transport and traffic control systems, and improvement in communication and फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे पोस्टल टिकट्स, स्टाम्प्स रिलीज़ हुए थे, टेलीग्राम्स शुरू हुआ था, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल शुरू किया गया था, ठीक है। और कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया था, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बोर्ड, बोर्ड भी बनाए गए थे। जैसे हम सीजी बोर्ड पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, और सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई पढ़ते हैं, तो ये सारे बोर्ड्स भी उसी समय अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किए थे, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। वेल इन 1853 फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन मुंबई एंड थाने, मुंबई और थाने के बीच में पहली ट्रेन 1853 में चली थी, इसको आप याद रखेंगे। द फर्स्ट ट्रेन वॉज रन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853, okay. Through these developments were meant for their own benefits, but they succeeded to control the administration of the country. ये सारे डेवलपमेंट्स, ये बात अलग है कि उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाए हुए थे। ये जितने भी जो प्रोग्रेस थे, डेवलपमेंट्स थे, दे ऑल वर द एडवांटेज, दे ऑल हैड जस्ट given the advantage to the Britishers for ruling out properly, okay. But इसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत ज़्यादा फायदा दिया कंट्री का। ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इट इनटू प्रोडक्ट्स as a result of all these developments of country was rapid, okay. So due to these all kind of the reformations and the progresses in the country, number of trends just got changed, जिसके अंतर्गत बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, और एज अ रिजल्ट हमारे भारत का जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से बढ़ता गया, ओके। दिस इज द पिक्चर ऑफ डलहौजी, ओके। वेल नेक्स्ट, पॉइंट आउट द एडवांटेज दैट इंग्लिश गॉट थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से ब्रिटिशर्स को कौन से फायदे हुए होंगे, आप इसके विषय में बात करिए। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, डिसअपॉइंटमेंट अमंग इंडियन रूलर्स वॉज प्रिवेलिंग डे बाय डे, विच लेड to 1857 revolutions about which we shall read in the next chapter. You know what happened? डलहौजी ने इतने गंदे तरीके से काम किया था, हड़प नीति को लागू किया था, ठीक है, पुअर गवर्नमेंट्स की स्टेट्स को अपने पास रख लिया था, और जो नहीं आना चाहते थे उनके साथ लड़ाई करके उसने उस स्टेट को कैप्चर किया था। सो दीज ऑल वर, इन सभी की वजह से पूरे जो इंडिया में एक डिसअपॉइंटमेंट था, और यही कारण था कि 1857 का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। So now you have to do one thing. Look at, there is one of the exercise. Try to solve these all exercises, because these all exercise questions are really very easy. You can write it down in your fair notebook, okay, and you can just ask the fair copy of your senior one who already have passed the 8th standard, okay. So just try to solve it, and in case of not solving the all questions, the notes will be provided to you, okay. So dear students, till that, stay at your home, take care, okay.
keep studying, make a proper timetable of your studying, okay, because फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम अगले पार्ट को भी स्टडी करेंगे और इसके बाद अगस्त लास्ट वीक में हमारा टेस्ट सीरीज जनरेट होगा, उससे आपको बहुत अच्छे से अपीयर करना है। ओके, सो वेल नाउ कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम, टेक केयर एंड थैंक यू।